गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 7 इवोल्यूशन। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए कौन कौन से एविडेंस कलेक्ट किए गए साइंटिस्ट के द्वारा, या किन बातों से हमें पता चला कि इवोल्यूशन हुआ है। एविडेंस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज़ indeed taken place on Earth has come from many uh, quarters. Fossils are remain of hard part of life forms found in rock. तो सबसे पहला जो एविडेंस था वो था फॉसिल्स का। और फॉसिल्स क्या होते हैं? ये हार्ड पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के या लाइफ फॉर्म के, जो कहाँ पाए जाते हैं? रॉक्स में। Rocks from sediment and cross section of earth crust indicate the arrangement of sediment one over the another during a long history of earth. और ये जो रॉक्स के अंदर रॉक्स में जो सेडिमेंट होते हैं, या अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें रॉक्स का, तो हमें पता चलेगा कि इनका जो आर्थिक क्रस्ट के अंदर इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो अरेंजमेंट की वजह से हुआ है। कि जो सेडिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही क्या हुए, काफ़ी ज़्यादा समय के बाद अर्थ की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो एक के ऊपर एक सॉइल की परतें चढ़ती गई, और जो हार्ड पार्ट था ऑर्गेनिज्म का वो वहाँ क्या हो गया, वो बरीड हो गया। Different algae rock sediment contain fossils of different forms who probably died during the formation of the particular sediment. ठीक है। डिफरेंट एज्ड रॉक, अलग अलग जो एज की रॉक्स हैं, ठीक है, उनमें सेडिमेंट्स में अलग अलग टाइप के लाइफ फॉर्म्स के फॉसिल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो शायद डेड हो गए होंगे जब इन सेडिमेंट्स का क्या हो रहा होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, और इनमें सिमिलर से मॉडर्न ऑर्गेनिज्म तक के हमें फॉसिल्स अभी तक मिल चुके हैं। द रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल डायनासोर। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी दिखाते हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर। A study of fossil in different sedimentary layers indicate the geological period in which they exist. और जब अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये क्या है, अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में इनका फॉर्मेशन हुआ था। द स्टडी showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time span. इस स्टडी से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी दिखाई दी गई समय समय पर, और कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म्स भी थी जो किसी खास टाइम पीरियड में, ठीक है, किसी खास जियोलॉजिकल टाइम स्पेन में वो रेस्ट्रिक्टेड थी, यानी कि उसमें वो प्रेजेंट नहीं थी। Hence, new forms of life have arisen at different time in the history of Earth. तो इस रॉक्स की स्टडी से या फिर फॉसिल्स की स्टडी से हमें ये पता चला कि जो लाइफ फॉर्म्स हुई है या न्यू लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है अर्थ के अंदर, वो डिफरेंट टाइम में हुआ है। ऑल द इकोलॉजिकल paleontological evidence. Do you remember how the age of fossils are calculated? Do you recollect the method of radioactive dating and the principle behind the procedure? तो इसके लिए जो आप ने पढ़ा होगा 11th में कि कैसे हम फॉसिल्स की लाइफ को कैलकुलेट करते हैं, कैसे रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड को हम यूज़ करते हैं किसी भी एज की, किसी भी रॉक की, या फिर किसी भी कार्बन जिस सब्सटेंस में प्रेजेंट है उनकी एज को हम कैसे
कैसे हम निकाल पाते हैं, ठीक है। दूसरा जो एविडेंस है वो है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट was also proposed by अर्नेस्ट हैकल। इसको प्रपोज करने का काम किया था साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर absent इन अडल्ट। तो उन्होंने स्टडी किया था डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज की, और उन्होंने बताया था कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारी क्या सिमिलरिटीज़ है उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो कि absent हो जाती है अडल्ट स्टेज में। फॉर एग्जांपल, द एम्ब्रियंस ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन develop a raw vestigial gill cells just behind the head, but it it is a functional origin only in fish and not found any other adult vertebrates। तो उन्होंने जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी अगर हम एम्ब्रियोज का स्टडी करें तो हर किसी में क्या होता है, वेस्टिजियल गिल्ड सेल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जस्ट उसके हेड के पीछे साइड में, ठीक है। लेकिन ये केवल फंक्शन करता है किसमें, फिश में। हम गिल सेल्स सेल्ट देखते हैं केवल फिशेस में, इसके अलावा अदर वर्टिब्रेट्स में हमें गिल सेल्स नहीं दिखाई देती है। हाउएवर दिस प्रपोजल वाज disapproved on carefully study परफॉर्म्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। लेकिन इस थ्योरी को या इस एविडेंस को भी क्या किया कर दिया गया, डिसअप्रूव कर दिया गया। कौन थे वो साइंटिस्ट, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। ही नोटिस दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। उन्होंने ये बताया कि जो एम्ब्रियोज हैं वो कभी भी पास नहीं होते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म में या फिर अदर एनिमल के अडल्ट में, ठीक है। अगला जो एविडेंस है वो है कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें क्या बताया गया है, सो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर एगो। इसके अंदर हम सिमिलरिटी और डिफरेंस को देखते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में प्रेजेंट हैं आज के प्रेजेंट टाइम में या फिर कई सालों पहले, उन सब में हम सिमिलरिटीज़ और क्या उनमें जो डिफरेंसेस हैं उस बेसिस पे हम क्या देखते हैं, एविडेंस देखते हैं एवोल्यूशन के। सच सिमिलरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वट एवर वेदर कॉमन एंसेस्टर were शेयर्ड और नॉट। इस सिमिलरिटी से हमें ये पता चलता है कि जो एंसेस्टर थे उन्होंने अपने जो करेक्टर थे वो शेयर किए थे या नहीं किए थे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है वेल्स, बैट, चीता एंड ह्यूमन। इन सब में क्या कॉमन है, आर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्ब। इनकी जो फोर लिम्ब यानी कि इनके हाथों में जो बोन्स हैं उनमें कुछ सिमिलरिटीज दिखाई देती हैं। थ्रो दीज फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल। लेकिन क्या होता है, इन सब के जो फोर लिम्ब है ये क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शंस को इनके अलग अलग फंक्शन हमें एनिमल के अंदर दिखाई देते हैं। दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। लेकिन उनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी हम क्या करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जब इंटरनल पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो जब भी हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को या इनका एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उसे देखते हैं तो उसमें सिमिलरिटीज़ दिखाई देती है। कैसी सिमिलरिटीज़ दिखाई देती है, ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमेरस, रेडियस, उलेना, कार्पल्स,
मेटाकार्पल्स एंड फेलेंगेस। ये पार्ट जो हमने 11 चैप्टर में ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन का स्टडी किया था, तो हमने वहाँ पर ह्यूमन के जो अपर पार्ट है या उसके हैंड की एनाटॉमी में हमने ये पार्ट्स को देखा था। तो ये सारे पार्ट्स जो ये अदर एनिमल्स हैं जैसे व्हील, बैट, चीता, इनमें भी ये पार्ट दिखाई देते हैं। Hence, in these animals, the same structure develop along different direction due to adaptation in different need. तो इन सारे एनिमल्स में जो ये स्ट्रक्चर डेवलप हुए, ठीक है, ये इनमें क्या हुआ, चेंजेस हुआ इनके वर्क में, क्योंकि क्या हुआ, ये अलग अलग डायरेक्शन में इनका डेवलपमेंट हुआ अलग अलग नीड के कारण। जैसे व्हेल है वो वाटर एरिया में रहने वाला एक मैमिलिया है, तो उसको वाटर में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उसने अपने जो उसके फोर लिम्ब हैं उसको उसने क्या किया, डेवलप किया। दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, और इसी को क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलोगस। तो ऐसे इवोल्यूशन को तो हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और ऐसे स्ट्रक्चर को जो जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है बट उनका फंक्शन डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। डाइवर्जेंट मीन्स इनका ओरिजिन तो सेम था लेकिन इनका वर्क क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो गया, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है। होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर, और जो होमोलोगस ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं या फिर होमोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं कि किसी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके कौन कौन से कॉमन एंसेस्टर हैं। ठीक है। अदर एग्जाम्पल आर वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन। इसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके हार्ट और ब्रेन्स में क्या दिखाई देता है, सिमिलरिटीज़ दिखाई देती है। ठीक है। उनका ओरिजिन जो है वो सिमिलर टाइप से हुआ है, लेकिन उनका फंक्शन या फिर उनके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो वो डिफरेंट है। इन प्लांट ऑल्सो द थ्रोन एंड ट्रेंडल्स। प्लांट में भी हमें होमोलॉगस ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, जैसे थ्रोन है, ट्रेंडल है। ये बोगनवेलिया में तो थ्रोन दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपको फिगर में भी दिखाए गए हैं। जो इसके लीफ के जस्ट बैक साइड में थ्रोन दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर एक को आपको दूसरा कुकुरबिटा प्लांट दिखाई दे रहा है, पम्पकिन प्लांट, इसमें आपको ये टेंड्रिल्स दिखाई दे रहे हैं। इनका ओरिजिन का वो सेम है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, अलग अलग है। Homology is based on divergent evolution, whereas analogy refer to the stationary exactly opposite. इसके अपोजिट में एनालॉगी आता है होमोलॉजी की। होमोलॉजी जो होता है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे बेस्ड होता है, और एनालॉगस क्या होता है, एनालॉगी वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द बर्ड लुक अलाइक। जैसे जो बटरफ्लाई है उसकी विंग्स और अगर हम बर्ड की विंग्स देखें, दोनों का वर्क क्या है, वर्क सेम है, वर्क उनका सेम है, लेकिन अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होगा, सिमिलरिटीज़ नहीं दिखाई देंगी। दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर। अगर हम उनकी एनाटॉमी देखें, उनके इंटरनल पार्ट्स को या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसमें क्या है, उसमें डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। थ्रो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, लेकिन वो क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हैंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये क्या है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का हो गया। अभी हमने डाइवर्जेंट
इवोल्यूशन का स्टडी किया। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में एक कॉमन एंसेस्टर से, ठीक है, एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग जो उनके हैबिटेट थे उसमें जा कर के उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को तो चेंज नहीं किया, लेकिन जो उनका वर्क था वो क्या हो गया, वो डिफरेंट हो गया। और इसका जस्ट अपोजिट अगर हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें तो एक सेम हैबिटेट में आने के बाद अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर भी सेम फंक्शन को करने लगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। Different structure in evolving for the same function and hence having similarities। जो यहाँ पर ऑर्गन्स थे या फिर जो बॉडी पार्ट्स थे उनका स्ट्रक्चर क्या था, डिफरेंट था, लेकिन उनमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ और उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, सेम फंक्शन को करना स्टार्ट किया और इस वजह से उनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ हमें दिखाई दी। लेकिन अगर हम उन सिमिलरिटीज़ को एनाटॉमिकली स्टडी करें तो उसमें डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी आर द आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड द मैमल्स और द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स। तो इसके जो अदर एग्जांपल हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के, हम देखते हैं कि जो ऑक्टोपस है उसके पास भी आइज़ होती हैं जो देखने का काम करती हैं, और जितने भी मैमल्स हैं उनका उनकी आइज़ का वर्क भी क्या होता है, देखना होता है। लेकिन अगर हम उनके स्ट्रक्चर की बात करें या फिर उनके ओरिजिन की बात करें तो उसमें क्या होता है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जो फिलिपर्स होते हैं पेंगुइन के पास और डॉल्फिन के पास, उनमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, एनाटॉमिकली उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, भले ही उनका वर्क क्या है, सेम है। वन कैन से दैट इट इज़ द सिमिलर habitat that has resulted in selection of similar adaptive features in different group of organisms but toward the same functions। हम क्या कह सकते हैं इसके अलावा कि एक सिमिलर हैबिटेट में रहने की वजह से, ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है, सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स को एक्सेप्ट किया है डिफरेंट ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म हैं, किस चीज़ के लिए, सेम फंक्शन को करने के लिए, ठीक है। Sweet potato root modification and potato stem modification is another example for analogy। देखो स्वीट पोटैटो और पोटैटो जो हैं दोनों क्या हैं, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं। दोनों को हम अपने वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन जो स्वीट पोटैटो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है। और पोटैटो हमें पता है वो हमेशा स्टेम में लगने वाला क्या है, एक वेजिटेबल है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया आपका एनालॉजी। इन द सेम लाइन ऑफ argument, similarity in portion and genes performing a given function among diverse organisms give clue to common ancestry। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो प्रोटीन्स हैं, जीन्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम देखें तो उनमें क्या होती है, सिमिलरिटीज़ दिखाई देती है। सिमिलरिटीज़ किस चीज़ में दिखाई देती है, उनके करेक्टर में तो नहीं दिखाई देती, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का वर्क क्या होता है, प्रोटीन का वर्क ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में प्रेजेंट हैं उनमें प्रोटीन का वर्क सेम होता है, ठीक है। तो इस वजह से या फिर जो जीन है वो एक यूनिट है कि वो करेक्टर्स को पेरेंट से प्रोजेनी में ले जाने का काम करती है। तो जो ये प्रोटीन और जीन्स हैं तो हम देख सकते हैं कि हम ये सोच सकते हैं या जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये सोचा कि
इन सारे एनिमल्स का या जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ में प्रेजेंट हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर हो सकता है. These biochemical similarities point to the same shared ancestry as structural similarities among diverse organisms. तो ये जो बायोकेमिकल सिमिलरिटीज़ वाली थ्योरी है ये सेम वैसे ही है जैसे एंसेस्टर ने अपने स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ को प्रोवाइड कराया अपने प्रोजेनी में, वैसे ही ठीक है जितने भी जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर. मैन हैज़ बेयर्ड सेलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर. अब मैन ने क्या किया, मैन ने जो सिलेक्टेड प्लांट्स को और एनिमल्स को अपनी एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट एंड सेंचुरी के लिए यूज़ किया. मैन हैज़ डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स. इसके अलावा बहुत सारे वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनको भी मैन ने क्या किया, उन्हें पाला पोसा. जैसे दिस इंसेंटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज़ क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रीड. एग्जाम्पल डॉग्स. तो हम जैसे देखते हैं डॉग की बहुत सारी वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती है. तो ये किस वजह से है कि इसमें क्या रीजंस हैं कि इतने सारे वैरायटीज़ या इतनी सारी ब्रीड हमें दिखाई देती हैं डॉग की, बट स्टिल आर द सेम ग्रुप. लेकिन वो सारे क्या होते हैं, एक सेम ग्रुप के अंदर आते हैं. इसमें जो वाइल्ड टाइप ऑफ ब्रीड थी और जो जनरल ब्रीड थी उसके बीच में शायद क्रॉस होकर के अलग अलग वेराइटीज़ हमें या अलग अलग ब्रीड हमें देखने को मिली. It is argued that if within hundred of years man could create new breed, could now nature have done the same over million of years. ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा भी आर्ग्यू किया जाता है कि जैसे एक 100 सालों का अगर हम बात करें तो हम 100 सालों में बहुत सारी जो हम आदमी हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम क्या करती हैं, बहुत सारी नई ब्रीड को बनाने का काम करते हैं. तो क्या ऐसे जो हमारी नेचर है वो भी मिलियंस ऑफ ईयर में नई ब्रीड नहीं बनाती होगी. ऑफ कोर्स वो भी एक नई ब्रीड बनाती होगी. तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है. इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.